हेलो गाइस, सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सेकेंड ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कराने की कोशिश करूंगा। आप ये बात ध्यान से रखिए कि 2025 में ही आपके कई सारे एग्जाम क्या हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को एक तो अच्छे नोट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ उन्हें अच्छी एक वीडियो नहीं मिलती। इसीलिए मैंने सोल की पुस्तक से बहुत सारे नोट्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। इस पूरे के पूरे चैप्टर्स में मैं आपको कई सारी चीजें कराऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से क्या कर सकते हो, अपने पेपर को कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सार्वजनिक संस्थानों के अध्ययन के बारे में, जो आपका इकाई नंबर 1 है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक संस्थानों की अवधारणा बताइए और इसकी हमें क्या जरूरत होती है। तो आपको ये सब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि सार्वजनिक संस्थान होता क्या है। देखो, सार्वजनिक संस्थान का साधारण शब्दों में अर्थ होता है सबके लिए संस्थान। संस्थान मतलब समिति हो गया, ग्रुप हो गया, टीम हो गया, ठीक है, ये सब है। लेकिन अब हम बात करते हैं सार्वजनिक संस्थान की हमें जरूरत क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके अंतर्गत कई सारी चीजें आती हैं, जिसमें आपका सरकारी संगठन हो गया, गैर सरकारी संगठन हो गया, अर्ध सरकारी संगठन हो गया। देखो, सरकारी क्या होगा, जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, गैर सरकारी क्या होगा, जिसमें सरकार का बिल्कुल भी रोल नहीं है, यानी कि एनजीओ वगैरह हो गए, ठीक है, जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ साथ तीसरा है जिसे हम कहते हैं अर्ध सरकारी संगठन। ये ऐसे संगठन होते हैं जो आधे सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और आधे जो कह सकते हैं निजी कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। अब हम सार्वजनिक संस्थान के भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे और इसमें हम ये चीज देखने की कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक संस्थान का इतिहास कब से चला आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में सार्वजनिक संस्थान के इतिहास को जानने के लिए हम कई सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले के समय से ये जो सार्वजनिक संस्थान है ये किस प्रकार भारत में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जिसे कहते हैं प्रारंभिक चरण। ठीक है, ये कब से कब तक है, देखिए, ये है 1858 से 1947। यानी कि 1858 का मतलब क्या है, अंग्रेजों का टाइम, अंग्रेज थे, और उसी समय से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये लोग किस प्रकार काम करते थे, कौन सी नीतियां चलाते थे, इन सब के बारे में इस चरण में अध्ययन किया जाता है। यानी अंग्रेजों ने किस प्रकार हमारे ऊपर राज कर रखा था, और वो हमारे ऊपर राज करने के साथ साथ अगर हमारे लिए कोई सार्वजनिक संस्था भी लाते हैं तो उसके हमें क्या लाभ हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में हमें क्या करना था, देखना था। ठीक है, द्वितीय चरण की तरफ चलते हैं। ठीक है, द्वितीय चरण है हमारा जिसे कहते हैं स्वतंत्रता के बाद का चरण, यानी 1947 से 1970 तक। इस चरण में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आजादी के बाद भारत में कितने प्रकार के नए संस्थानों की स्थापना की गई, भारत सरकार ने देश की जनता के लिए क्या क्या किया। इस पूरे के पूरे चरण में हमें क्या करना है, इसके बारे में जानना है कि जो नई समिति आई है वो नई समिति जनता के लिए क्या क्या काम कर रही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, नवीनीकरण का चरण। ये जो आपका चरण है ये 1970 से 1990 तक का है। इस चरण के अंतर्गत साफ तौर पे ये बताया गया है कि भारत सरकार ने कई अनेक प्रकार की नई नीतियां लागू की, जो भारत में जनता के लिए सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, लाभकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में तीसरे चरण में बताया गया है। यानी कि अब आजादी के बाद वाला टाइम तो बीत चुका है, उस टाइम पर हमने चरणों की शुरुआत की थी, लेकिन अब हम यहाँ पर कई नई नीतियां लेके आएंगे ताकि जनता को सार्वजनिक रूप में भला हो, यानी कि सभी की सभी जनता का क्या हो, बहुत ज्यादा भला हो, लाभ हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उदारीकरण का चरण 1990 से वर्तमान तक। ठीक है, इस चरण के अंतर्गत क्या बताया गया है, देखिए, 1990 का समय एक ऐसा समय था जब भारत ने कह सकते हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया था, और इसी वैश्वीकरण के साथ साथ उदारीकरण को भी बढ़ावा मिला। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, यानी कि भारत ने अपने अनेक देशों के साथ अच्छे संबंध किए और अनेक देशों के साथ मिलकर व्यापार करने की कोशिश की। इसी समय पर उसने क्या किया, भारत ने व्यापारिक नीति को बढ़ावा दिया था, जो सार्वजनिक संस्थानों के लिए भी बहुत ज्यादा क्या हुआ था, फायदेमंद हुआ था। क्यों, क्योंकि अगर बाहर की कंपनी हमारे देश में आती है, इसके साथ साथ जनता का संपूर्ण मात्रा में भला होगा। तो उसी के बारे में इसमें क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सार्वजनिक संस्थान के अध्ययन की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता का मतलब क्या होता है? आवश्यकता का मतलब होता है जरूरत। इसकी हमें जरूरत क्यों है? तो सबसे पहली चीज जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक नीतियों की समझ। आप पहले लॉजिकली पॉइंट को समझो। सार्वजनिक नीतियों की समझ क्या है? सार्वजनिक नीतियों की समझ, इस नीति के अंतर्गत ये बताया जाता है कि जनता के लिए कौन सी नीति बनाई जा रही है, कौन से प्लान्स बनाए जा रहे हैं, कौन सी योजना बनाई जा रही है, और वो जो नीति बनाई जा रही है वो जनता के लिए लाभकारी है या नहीं है। अगर वो जनता के लिए लाभकारी नहीं होती तो उन नीतियों को क्या कर दिया जाता है? उन नीतियों को हटा दिया जाता है। तो सार्वजनिक संस्थान का अध्ययन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सार्वजनिक संस्थान का अध्ययन क्यों किया जाता है, और इसमें हम जनता के लिए कई सारी क्या बनाते हैं? नीतियां बनाते हैं। ठीक है, इसके पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार। अगर हम सार्वजनिक संस्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि अभी हम जिस लेवल पर हैं या जिस स्तर की हम लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं, उसी स्तर से और ज्यादा उनकी गुणवत्ता में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक संस्थानों की प्रभावशीलता में सुधार। अब इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो सार्वजनिक संस्थानों में जो कार्य कर रहे होते हैं उनके बीच में ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक ऐसा तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि व्यक्ति को ज्यादातर क्या ना हो, दिक्कत ना हो, और सब एक साथ मिलजुल कर आगे क्या कर सके? अपने सारे के सारे कार्य संपूर्ण कर सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सार्वजनिक संस्थानों के बीच तालमेल में सुधार, यानी कि इसके अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनके बीच, उनके मध्य कह सकते हैं तालमेल सुधारा जाता है। जब लोग एक साथ कार्य करेंगे, एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको अनेक प्रकार की दिक्कतों का क्या नहीं करना पड़ेगा? सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो भारत में प्रमुख प्रकार की सार्वजनिक संस्थाएं। ठीक है, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सबसे पहला है जिसे कहते हैं राजनीतिक संस्थाएं। क्या है राजनीतिक संस्थाएं? ध्यान से देखिए। राजनीतिक संस्थाएं वह संस्थाएं हैं जो देश के विकास संबंधित कार्य करने में अपनी भूमिका निभाती है, और जब ये देश के विकास करने की कोशिश करती है तो उस समय पे इस बात का जरूर ध्यान दिया जाता है कि जो भी फैसले राजनीतिक रूप से लिए जा रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सामाजिक संस्थाएं। ये संस्थाएं सामाजिक कल्याण और विकास के लिए काम करती है जिससे समाज का भला होगा और सभी व्यक्तियों को एक साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग ज्यादा अमीर हो जाए और कुछ लोग बहुत ज्यादा क्या हो जाए? गरीब हो जाए, तो समाज के बीच में भेद उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए समाज में सभी को आगे बढ़ाने की क्या की जाती है? कोशिश की जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आर्थिक संस्थाएं। ये संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका मुख्य कार्य ये होता है कि समाज में रह रहे लोगों को आर्थिक रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जब समाज में रह रहे लोग आर्थिक रूप से अवसर पाएंगे, यानी उन्हें काम करने का मौका मिलेगा, तो वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए सार्वजनिक संस्थान भी क्या करता है? लोगों को काम देने की कोशिश करता है। ठीक है, नंबर 4 है जिसे कहते हैं शैक्षिक संस्थाएं। अब ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज के अंतर्गत लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का काम करती है। अर्थात जो भी व्यक्ति गरीब है उसको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, जो भी व्यक्ति अमीर है उसको शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। परंतु ये मुख्य तौर पर ऐसे कार्य भी करती हैं ताकि अगर कोई ऐसा गरीब परिवार है जिनको बहुत ही ज्यादा आपत्ति होती है और पैसा नहीं दे पाते हैं, तो ये संस्थाएं क्या करती हैं? उन्हें मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध कराती है। ठीक है, नंबर 5 है सांस्कृतिक संस्थाएं। ये संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जो देश के अंतर्गत किसी भी संस्कृति को बरकरार रखने की कोशिश करती हैं, और संस्कृति को बरकरार रखने के साथ साथ उसके इतिहास को भी कह सकते हैं बनाने की कोशिश करती है, और इसीलिए ये देश की संस्कृति में क्या निभा रही है? अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नीति और सबके विकास में सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका। यानी हम जो कुछ भी इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं इसमें हमें यह देखने की जरूरत है कि जब भी कभी कोई नीति बनाई जाती है तो इस नीति में सार्वजनिक संस्थान की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये संस्थान जो भी नीतियां बनाते हैं वो समाज के लिए लाभकारी भी होने चाहिए और जिससे समाज का भला भी होना चाहिए। तभी जाकर हम उन नीतियों को क्या करते हैं? हम उन नीतियों को मानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक संस्थानों में भूमिका इसकी निम्नलिखित है। ठीक है, नीति निर्माण में भूमिका। तो पॉइंट नंबर 1 है नीतियों का निर्माण।
ये देश के लिए अनेक प्रकार की नीतियां बनाते हैं। नीतियां बनाने के साथ साथ जो नीति जनता के लिए लाभकारी होती है, उसी नीति को ये बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और उस नीति के साथ साथ ये उसी नीति को प्रोत्साहित करेंगे जो जनता के लिए 100% लाभकारी होनी चाहिए। ये अदर नीति को बिल्कुल भी क्या नहीं करते, बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते कि कोई और भी जो नीति होगी उसको क्यों हम ज्यादा सपोर्ट करेंगे या ज्यादा उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जनता की भलाई के लिए कार्य हो रहा है और इसीलिए उन नीतियों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नीतियों को लागू करना। अब ऐसा नहीं है ना कि नीतियां बना ली और फाइल में रख दी और रखने के बाद उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसीलिए ये अनेक प्रकार की जो नीतियां बनाते हैं उनको जनता के समक्ष लागू भी करते हैं और उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जनता उन नीतियों से खुश है या नहीं है। यदि जनता उन नीतियों से खुश नहीं होती तो उन नीतियों को क्या कर सकते हैं, हम खारिज कर सकते हैं। नंबर 3 है नीतियों की समीक्षा करना। नीतियों को बनाने के पश्चात उन नीतियों की समीक्षा अर्थात जांच भी की जाती है ताकि सारे के सारे जो लोग होंगे उन्हें अनेक प्रकार की दिक्कत ना हो और इसके साथ साथ वो जो नीति बनाई गई है वो जनता के लिए लाभकारी तो है और उन्हीं नीतियों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। अब ये जो सार्वजनिक संस्थान है इनके लिए कई सारी नीतियां बनाई गई है, तो सबके विकास में इनकी क्या भूमिका होती है? शिक्षा और स्वास्थ्य। अब ये लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक संस्थान वह संस्थान होता है जो देश के विभिन्न इलाकों में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं और हर एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से या कह सकते हैं सामाजिक रूप से आगे बढ़ने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें शिक्षा भी मिल रही है ताकि वह व्यक्ति अपना एक उज्जवल भविष्य बना सके। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आर्थिक विकास। अर्थात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि यह नीतियां आर्थिक रूप से इस प्रकार बनाई जाती है कि सभी लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं और जब लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तो उन्हीं के साथ साथ उन्हें संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। ठीक है। अगला है सामाजिक न्याय। अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय। सार्वजनिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज में रह रहे सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और सभी के बीच फैल रही असमानता को दूर करते हैं ताकि सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके। अगर उन्हें न्याय मिलेगा तभी जाकर वो समाज में अपने आप को बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में सार्वजनिक संस्थाओं के सामने कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां मतलब क्या है, जब भी कभी सार्वजनिक संस्थाएं काम करने का प्रयास करती है तो उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कुछ चुनौतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चुनौती आती है जिसे हम कहते हैं भ्रष्टाचार। इस नीति के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो भी सार्वजनिक संस्थान में लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे मान के चलो आपके सरकारी अधिकारी हो गए या फिर आपके सार्वजनिक संस्थान के अधिकारी हो गए या कोई निजी कंपनी के अधिकारी हो गए, वो अधिक से अधिक मात्रा में पैसा कमाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, वो अधिक से अधिक मात्रा में पैसा कमाने के लिए पैसा ले लेते हैं, घूस लेते हैं और इससे समाज में भ्रष्टाचार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। तो जब भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कत होती है। नंबर 2 है प्रशासनिक अक्षमता। सार्वजनिक संस्थानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कह सकते हैं काबिलियत के अनुसार उसकी उस कार्य के लायक नहीं होते, परंतु वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा खिलाकर बड़ी बड़ी नौकरियां हासिल कर लेते हैं और सार्वजनिक संस्थानों में कार्य करने लगते हैं। जब उनके पास पैसा है तो उन्होंने एक नौकरी ही खरीद ली और उसी के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ी क्या होती है, चुनौती होती है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो व्यक्ति काबिल होता है उसे काम करने का बहुत ही कम क्या मिलता है, मौका मिलता है। अगला पॉइंट है संसाधनों की कमी। सार्वजनिक संस्थान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब कार्य करने का प्रयास करता है तो उसे अनेक प्रकार के कह सकते हैं संसाधनों की कमी होती है। यानी कभी किसी चीज की कमी है, कभी किसी चीज की कमी है और पूरे के पूरे उनके पास रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी अच्छे ढंग से क्या नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक चुनौतियां। सबसे पहला है जिसे कहते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप। अनेक प्रकार के सार्वजनिक संस्थानों का जो संबंध होता है राजनीतिक पार्टियों से होता है और वो जो राजनीतिक पार्टी होती है वो उन्हें किसी भी कार्य को करने ही नहीं देती, अर्थात उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगा देंगे या उनसे गैर कानूनी रूप से पैसा लेंगे। ठीक है। या फिर उनको कार्य करने में उनके लिए बाधा उत्पन्न करेंगे, तो ये भी सारी क्या होती है, दिक्कतें उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है नीतियों की अस्थिरता। मान के चलो
अगला पॉइंट है नीतियों की अस्थिरता। मान के चलो सार्वजनिक संस्थान ने कोई नीति बनाई, लेकिन उस नीति को लागू ही नहीं किया, तो वो जनता के लिए लाभकारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब भी वो लागू करने जाते हैं तो कभी कोई राजनीतिक पार्टी रोक देती है या कोई बड़ा अधिकारी उसको रोकने की कोशिश करता है। तो जब कोई ऐसी नीति बनाई गई है तो उसे अमल में लाना भी क्या होता है? जरूरी होता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता। जब भी कभी सार्वजनिक संस्थानों की बात की जाती है तो उसमें ये बात हमेशा देखी जाती है कि सार्वजनिक संस्थान के जितने भी लोग हैं वो तो अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र पर निचली जाति के बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी जाति के लोग आते हैं, लेकिन जो बड़ी जाति के लोग होते हैं वो हमेशा निचली जाति के लोगों को दबाकर रखते हैं और उन्हें कभी भी आगे बढ़ने का क्या नहीं देते? मौका नहीं देते। तो ऐसी अनेक प्रकार की सामाजिक चुनौतियां भी आती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1 है सामाजिक विभाजन। इसके अंतर्गत साफ तौर पे ये बताया जाता है कि जितने भी लोग हैं उनके बीच में फैल रही असमानता को दूर करने के लिए संपूर्ण प्रयास किया जाता है ताकि लोगों को अनेक प्रकार की दिक्कत ना हो और लोगों के मध्य एक अच्छा क्या बनाए? तालमेल बना रहे। ठीक है? अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद। लोगों के मध्य संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर हमेशा दिक्कत बनी रहती है। यानी लोग क्या करते हैं? धर्म के आधार पर लड़ रहे होते हैं या फिर संस्कृति के आधार पर लड़ रहे होते हैं। इस कारण सार्वजनिक संस्थान धर्म और सांस्कृतिक चीजों को लेकर क्या करता है? एक ऐसी नीति बनाने की कोशिश करता है ताकि व्यक्ति जो है वो धर्म से संबंधित भी हो और उन्हें अनेक प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लो दो धर्म के लोगों को एक साथ जोड़कर रखने की कोशिश की जाए या दो संस्कृति या दो से अनेक संस्कृतियों को लोगों को एक साथ जोड़ के रखने की क्या की जाए? कोशिश की जाए। ठीक है? पर्यावरण संरक्षण। सार्वजनिक संस्थान वह संस्थान होता है जो अनेक प्रकार के पर्यावरण संबंधित कह सकते हैं नीतियां बनाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए वो पेड़ों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए या फिर कह सकते हैं प्रदूषण ना फैलाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम लागू करते रहते हैं, जिससे जनता का क्या होता है? भला होता है। तो यह आपका पूरा का पूरा एक कह सकते हैं चैप्टर मान लो, यूनिट मान लो, जो मैंने आपको कुछ ही कह सकते हैं मिनटों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक क्या करें? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही बीए फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, फाइनल ईयर हो गया, ऐसे ही कई सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू।